नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। सीहोर से इस वक्त की बड़ी खबर। बुधनी में ट्राइडेंट कंपनी में आग लगी है। 20 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। तो सीहोर से इस वक्त की बड़ी खबर। बुधनी में ट्राइडेंट कंपनी है जिसमें आग लग गई है। 20 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों को मौके पर आग बुझाने के लिए भेजा गया है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं लगा है। कवि हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। कवि, 20 दमकल गाड़ियां अगर मौके पर पहुंची हैं तो इसका मतलब है आग बहुत भयानक है। देखिए, ये बुधनी स्थित टाइटन कंपनी जो रुई की एक बड़ी कंपनी है जिसमें आज दोपहर से जो है कि आग लगी थी। शाम होते होते आग को बुझा दिया गया था, पर देर रात होते होते इस आग ने फिर से डबल से एक विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे कि 5 नंबर गेट के पास जो गोदाम है उसमें भीषण आग लगी है। और इसमें 3 जिले की जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां, दमकल की गाड़ियां, इनको बुलाया गया है। मौके पर करीबन 20 से अधिक गाड़ियां मौजूद है। इसके बाद भी अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। जी चलिए, कारणों का पता नहीं चल पाया क्योंकि आग जो तस्वीर में हम देख पा रहे हैं कभी बहुत भयानक दिख रही है। देखिए, अभी तक खुलासा नहीं हो पाया कि आग किन कारणों से लगी है, शॉर्ट सर्किट से लगी है या किसी और कारण से लगी है। मौके पर जो अधिकारी मौजूद हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। उन्होंने भी इस चीज का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया क्लियर कि आग लगने का कारण क्या है। पर आग जिस तरीके से लगी है, एक बड़ा हादसा है। आग ने जो है विकराल रूप ले लिया है। फैक्ट्री के चारों तरफ आग की बड़ी बड़ी लपटें दिख रही हैं। दूर दूर तक लोग दहशत में है क्योंकि आसपास जो रहवासी इलाका है वो लोग भी इस चीज को देखते हुए बड़े परेशान हैं। जी, नुकसान कितना हो सकता है? देखिए, नुकसान का अभी तक आंकलन नहीं किया जा सका है क्योंकि जिस गोदाम में लगी है उस गोदाम में अभी रुई की जो गठारें थी वो बड़ी मात्रा में भरी हुई थी। वैसे जो अंदाजा लगाया जा रहा है उसमें अंदाजे के हिसाब से करीबन 20 से 25 लाख रुपए का अंदाजा अधिकारी द्वारा लगाया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया आपका कवि जानकारी के लिए। रायपुर में शदानी दरबार के सामने पद्मश्री स्टील में आज दोपहर आग लग गई, जिसमें कूलर, फर्नीचर और प्लाईवुड जलकर राख हो गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने घटना का जायजा लिया। गर्मी शुरू होते ही राजधानी में और छत्तीसगढ़ में आगजनी की घटना शुरू हो जाती है। अभी हम खड़े हैं सदानी दरबार के ठीक सामने में। ये पद्मश्री स्टील जो आप देख रहे हैं, भीषण आग लगी है और इस आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आप देख रहे हैं कि पद्मश्री स्टील फर्नीचर के नाम से ये संस्था थी। सामने इसका शोरूम था और पीछे फैक्ट्री थी। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टील के जो कूलर्स हैं और प्लाईवुड जो है वो यहाँ पर पड़े हुए थे और वो भी आग की चपेट में आ गए हैं। आग किस तरह से लगी और कैसे लगी ये अभी पता नहीं चल पाया, मगर आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं कि अंदर तक, जहां तक हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर आग की लपटें लगातार फैलती जा रही है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां अब तक यहां पर पहुंच चुकी है और लगातार आग बुझाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। कब सूचना मिली और कितनी गाड़ियां आ चुकी है? सर, 11:40 को फायर स्टेशन टिकरापारा में सूचना प्राप्त हुई। सदानी दरबार के सामने में एक जो गोदाम है इसमें आग लग गई है भीषण करके की सूचना पे 11:40 को 1 मिनट के अंदर में 16 सेकंड के अंदर पे गाड़ी रवाना हुई। करीब 4 गाड़ी हमारी लग चुकी है। दमकल की टीम अभी 15-16 जवान हमारे कार्यरत हैं। अभी एसडीआरएफ की भी टीम, अभी 30 की टीम बस पहुंच चुकी है हमारे पास। सर्वप्रथम धुएं के कारण से समझ नहीं आ रहा था कि आग कहां से काबू किया जाए। इसके बाद क्या है, चारों शटर जो है, आग तो पूरी चारों तरफ से फैल चुकी है। शटर को तोड़वाने के बाद क्या है, फायर पॉइंट समझ आ रहा है और फायर कंट्रोल किया जा रहा है। आपके इस फैक्ट्री जो स्टील जो फैक्ट्री है उसके मालिक से कोई बातचीत हुई? कितना नुकसान हुआ, कैसे आग लगी, कुछ अंदाज अभी लग पा रहा है? नहीं, अभी तक तो कोई वो नहीं हुआ है। पहला फोकस हम लोग का जो है फायर फाइटिंग में रहता है। तो चलिए, फायर ब्रिगेड की जो टीम है, पुलिस की जो टीम है, वो अभी पहला उनका उद्देश्य ये है कि किसी तरह आग पर काबू पाया जाए। और अभी जो पता चला है कि जो स्टील फैक्ट्री जो यहाँ पर थी जिसपे आग लगी है उसके मालिक जो यहाँ पर थे, मगर उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई तो उनको फिलहाल आराम कर रहे हैं। मगर आग कैसे लगी है और किस तरह से उसका पता यहाँ पे लगाया जा रहा है। आग की भीषणता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि धुआं जो है वो काफी ऊपर तक आपको दिखाई दे रहा है। 5-6 किलोमीटर दूर से अगर कोई देखे तो यहाँ पर धुआं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ 5 गाड़ियाँ यहाँ पर आ चुकी है, मगर जो स्थिति यहाँ पर आगे की है उसको देखकर ऐसा लगता है कि अभी और मशक्कत करनी पड़ेगी इस आग पर काबू पाने के लिए। कैमरामैन रमन शंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। बीजापुर के तर्रे में नक्सलियों से मुठभेड़ में 22 जवानों की शहादत के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलियों को सीधी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई और तेज गति से चलेगी और इसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम नक्सलियों की मान में घुसे हैं और जल्द ही नक्सलियों का सफाया होगा।
तस्वीरें जगदलपुर की हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजापुर मुठभेड़ में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी। सीएम भूपेश बघेल ने भी शहीदों को नमन किया। दोनों नेताओं ने फोर्स की सीनियर ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की और नक्सलियों के खात्मे पर बनी रणनीति पर चर्चा की। हालांकि इसको लेकर कोई बड़ा खुलासा नहीं किया, लेकिन मीटिंग के बाद जब अमित शाह बाहर निकले तो उन्होंने नक्सलियों को सीधे चुनौती दी। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई कम नहीं होगी, बल्कि और तेज गति से आगे लड़ी जाएगी। ये लड़ाई अब निर्णायक मोड़ तक आ चुकी है, जिसे अंजाम तक पहुंचाएंगे और इस लड़ाई में हमारी जीत निश्चित है। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी नक्सलियों को सीधे चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अंदर तक कैंप खुलने से नक्सली बौखला गए हैं, लेकिन जल्दी ही और कैंप खोले जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम नक्सलियों की मांद में घुसे हैं, जल्दी ही नक्सलियों का सफाया होगा। जो हमारी रणनीति है, रणनीति का खुलासा भी नहीं किया जाएगा, लेकिन ये है कि हम उसके मांद में घुसे हैं। ये पहली बार हुआ, पिछले साल भी मीन पर पहुंचे, इस साल तर्रेम के आगे गए हैं, तो उसके मांद में हम घुस चुके हैं और बहुत जल्दी उसको सफाया भी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम भूपेश बघेल बीजापुर के बासागुड़ा स्थित सीआरपीएफ कैंप भी गए। यहाँ शाह ने जवानों से बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया। बुरी प्रशंसा करना चाहता हूं कि आपने 4-4.5 घंटे तक एक कठिन लड़ाई लड़कर दुश्मन के दांत खट्टे करने का काम किया है और वीरता के साथ आप लड़ाई लड़े हो और ऐसी जगह पे लड़ाई लड़े हो जहां जाने की पहले हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये लड़ाई को हम सब मिलकर जारी रखें। जब तक विजय नहीं होता, जब तक ये समस्या निर्मूल नहीं होती, तब तक हमारी लड़ाई समाप्त नहीं होती। तर्रेम मुठभेड़ में अपनी जान की बाजी लगा देने वाले जवानों की शहादत पर सारे देश को गर्व है। उन्हें खोने का गम भी है। सालों से चल रहे इस खूनी खेल को लेकर लोगों में बेहद गुस्सा है, क्योंकि हर नक्सली वारदात के बाद नक्सलियों को उखाड़ फेंकने के इसी तरह बड़े बड़े दावे होते रहे, पर हालात अब तक बदल नहीं पाए हैं। सवाल ये उठता है, आखिर शहादत का ये सिलसिला कहां जाकर थमेगा? बीजापुर से के संतोष के साथ नरेश मिश्र, IBC 24, जगदलपुर। नक्सलियों ने एक बार फिर बस्तर की धरती को लहूलुहान कर दिया, लेकिन घायल जवानों के हौसले पस्त नहीं हुए। वह स्वस्थ होने के बाद फिर से नक्सलगढ़ में जाकर नक्सलियों से लोहा लेने को तैयार हैं। बीजापुर में नक्सलियों का रक्त चरित्र फिर भी नहीं टूटा जवानों का हौसला। घायल जवानों की ललकार, नहीं छोड़ेंगे नक्सलियों को। नक्सलियों को मारने की ललकार। बिल्कुल मार गिराएंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे उनको। हम इसके लिए हमेशा रेडी हैं। ये हौसला घायल जवानों का है। इनके शरीर का खून अब भी खौल रहा है। जख्मी होने के बावजूद नक्सलियों को फिर से उनकी ही मांद में घुसकर मारने की इच्छा रखते हैं जवान। बीजापुर के तर्रेम में जवानों ने नक्सलियों से डटकर मुकाबला किया। मुठभेड़ के दौरान नक्सली अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन लोगों का हथियार तो बहुत तबड़तोड़ था, कहने का मतलब बहुत ज्यादा 51 मोटार है, यूबीजेल है, तमाम सारे। सबसे पहले तो हम लोग को घायल करने वाला वही 51 मोटार यूबीजेल से पहले घायल किए। तो उनके पास अत्याधुनिक हथियार और खासतौर से उनमें जो देसी डीजल के राउंड बनाते हैं वो काफी ज्यादा थे। अमूमन किसी भी मुठभेड़ के दौरान नक्सली हमला करने के बाद मौके से भाग जाते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब नक्सली जवानों को लड़ने के लिए ललकार रहे थे। नक्सली इस बार कहीं ज्यादा तैयारी के साथ जुटे थे, लेकिन जवानों ने फिर भी मुंह तोड़ जवाब दिया। ऐसे था कि आओ हम लोग से लड़ो,
एकदम मैं तो आके लड़ो ऐसी मतलब आवाज कर रहे थे। फायर कर रहे थे तो उतने में वो भाग जाते या कुछ भी टूट जाता था एम्बुश या कुछ भी, वहाँ से जो है पीछे बैकफुट पे आ जाते थे। लाल दहशतगर्दों ने ग्रामीणों को मोहरा बनाकर जवानों को गांव में रोका और फिर उन्हें निशाना बनाया, लेकिन ये जवानों का हौसला ही था कि बड़ी संख्या में जुटे नक्सलियों का सामना किया और नक्सलियों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। गांव वालों को मोहरा बनाए, पहले हम लोग गांव वालों के प्रति हम लोग को बहकाए कि मतलब जाने वाले लोग को रोक के, जैसे हम लोग वापस जा रहे थे तो उधर से फिर उन लोग भेजे गांव वालों को। क्या बोले वो गांव वाले आके हम लोग के साथ मतलब वो कर रहे थे, बातें कर रहे थे। अच्छा। ताकि उन लोग जल्दी ना जा सके। महिलाएं भी भाग रही थी और सब जो है वेपन के साथ और वर्दी में थे। काफी जो है डेड बॉडी उनकी गिरी हुई है, लेकिन हम लोग अपने जवानों को खींचने के चक्कर में, अपने जवानों को बाहर निकालने के चक्कर में उनकी डेड बॉडी को ध्यान नहीं दे रहे थे। बस्तर के विकास की राह में रोड़ा बने नक्सलियों को उन्हीं की मांद में घुसकर मारने में हमने अपने 22 जवानों को खोया है, लेकिन लाल दहशतगर्दों को उनकी औकात दिखा दी है। ग्राउंड जीरो से राजा राठौर और के संतोष के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। बीजापुर हमले से किसी ने अपना सपूत खोया तो किसी की मांग उजड़ गई। शहीदों का पार्थिव देह जब गृहग्राम पहुंचा तो पूरा माहौल गमगीन हो गया। राजकीय सम्मान के साथ शहीदों को अंतिम विदाई दी गई। आंसुओं से भीगी हर आंख, अपनों को खोने का गम, अर्थी उठते ही चीत्कार उठा पूरा परिवार। ये किसी एक परिवार की पीड़ा नहीं, बल्कि बीजापुर नक्सली हमले में अपना सब कुछ बलिदान करने वाले सपूतों के गृहग्राम का हाल है। बीजापुर के तर्रीम में 22 जवानों ने अपनी शहादत दी। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों का पार्थिव शरीर जैसे ही शहीदों के गृहग्राम पहुंचा, आंसुओं का सैलाब बहा। वीर सपूत अमर रहे के नारों से पूरा आकाश गुंजायमान हो गया। भैरमगढ़ के शहीद शंकरनाथ को उनके 6 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी। मासूम बेटे ने बड़ा होकर पिता के सपनों को पूरा करने पुलिस में भर्ती होने की बात कही। शहीद सहायक आरक्षक सनकुराम सोढ़ी को धुर नक्सल प्रभावित इलाके उनके गृहग्राम पेद्दापाल में आखिरी सलामी देकर अंतिम संस्कार किया गया। शहीद जवान की पत्नी ने अपने सुहाग को मुखाग्नि दी। शहीद रमेश कुमार जुर्री की पार्थिव देह जब केशकाल के पंडरी पानी पहुंची तो युवाओं ने बाइक रैली निकालकर शहीद का अंतिम स्वागत किया। शहीद की पत्नी ने अपने सुहाग की चिता को मुखाग्नि देकर मिसाल पेश की। जांजगीर के शहीद दीपक भारद्वाज का शव हेलीकॉप्टर से रायगढ़ के जिंदल एयरपोर्ट पहुंचा, जहां पार्थिव देह को गृहग्राम मालखरौदा रवाना किया गया। शहीद श्रवण कश्यप का अंतिम संस्कार जगदलपुर के बनिया गांव में किया गया। इस दौरान पूरे गांव में मातम पसरा था। बड़ी संख्या में लोगों ने नम आंखों से वीर सपूत को अंतिम विदाई दी। शहीद सहायक आरक्षक किशोर एंड्रिक का अंतिम संस्कार बीजापुर के चेरपाल में किया गया। शहीद के छोटे भाई हेमंत एंड्रिक ने मुखाग्नि दी। शहीद सहायक आरक्षक भूसाराम करटामी को उनके गृहग्राम एकली में अंतिम विदाई दी गई। शहीद जवान को उनके चाचा मुन्ना करटामी ने मुखाग्नि दी। गरियाबंद के शहीद सुख सिंह फरीज की जब पार्थिव देह पहुंची तो लोगों ने पुष्प वर्षा की। तिरंगा चौक पर शहीद जवानों को नमन किया गया। सरगुजा के शहीद रमाशंकर की पार्थिव देह जब गृहग्राम पहुंची तो हर किसी की आंखें नम थी। वीर शहीद का लोगों ने नम आंखों से स्वागत किया। राजनांदगांव के शहीद जगत राम कंवर का अंतिम संस्कार उनके गृहग्राम आली खूंटा में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आखिर कब तक छत्तीसगढ़ की माटी खून से लाल होती रहेगी? कब तक छत्तीसगढ़ महतारी अपने वीर सपूतों को खोती रहेगी? कब तक किसी सुहागन का सुहाग उजड़ता रहेगा? कब तक मासूम अनाथ होते रहेंगे? लाल दहशतगर्दों को इसका जवाब तो
देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इस वक्त बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों का रिकॉर्ड आंकड़ा। छत्तीसगढ़ में आज 7,302 कोरोना मरीज मिले, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 44 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में आज 1228 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, जिसकी तुलना में संक्रमितों का आंकड़ा ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में अब तक 3,76,348 संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 4,363 मरीजों की जान जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 44,296 है। तहसीन जैदी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। तहसीन, अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है ये, डराने वाली तस्वीर। निश्चित तौर पे ज्योति जी, जिस तरीके से लगातार जो कोरोना का जो ग्राफ, संक्रमण का जो ग्राफ बढ़ रहा है, निश्चित तौर पे वो काफी चौंकाने वाला भी है और डराने वाला भी है। तो जिस तरीके से कल की अगर बात करें तो 5,000 कुछ था, तो एकदम जो आज जो उसका आया है 7,302 का आंकड़ा इसने अभी तक टच किया है। और अभी तक का ये सबसे बड़ा जो छत्तीसगढ़ के संक्रमण का ये एक आया है आंकड़ा। उसमें अगर 24 घंटे में अगर बात करें तो कुल करीब 44 मरीजों की इसमें मौत हुई है। क्योंकि अगर 3 दिन की अगर तुलना में बात करें तो 32, 34, 36 ऐसी मौतें हुई थी, लेकिन एकदम से 44 मरीजों की मौत 24 घंटे के अंदर हुई है। अगर सिलसिलेवार अगर बात करें तो आज भी रायपुर जो है उसमें करीब 1,702 संक्रमित मरीज यहाँ पे पाए गए हैं। और उसके अलावा दुर्ग, जिस तरीके से 14 तारीख तक वहां पे पूर्ण लॉकडाउन है, उसके बावजूद भी जो है संक्रमण के जो मरीज हैं उनका मिलने का सिलसिला है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सीधे उसने 1,000 से ज्यादा पार आंकड़ा हो गया। इसमें 1,169 जो हैं वो मरीज इस बार मिले हैं दुर्ग में। उसके अलावा अगर बात करें राजनांदगांव में तो 893 मरीज आए। अगर बिलासपुर की भी अगर बात करें, बिलासपुर भी एक महानगरों में पाया जाता है, तो बिलासपुर भी उसमें जो है 467 का आंकड़ा जो है, मतलब कुल मिला के कह सकते हैं 500 के आसपास जो बिलासपुर का भी आंकड़ा पहुंच गया है। और अगर ये हाल रहा, क्योंकि जिस तरीके से अभी आज ही हमारी मेडिकल से जुड़े कुछ डॉक्टरों से उससे बात हुई कि अगर यही हाल रहा और अगर लोग नहीं सुधरे तो ये आंकड़ा जो है 10,000 के पार भी हो सकता है और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए डॉक्टरों ने यही कहा है। और जो जिस तरीके से शासन प्रशासन की जो गाइडलाइन है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनावश्यक रोड पे ना निकलें, तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अगर, क्योंकि शासन प्रशासन जो है वो सिर्फ बोल सकता है, आदेश दे सकता है, समझा सकता है, लेकिन जब तक जनता नहीं समझेगी, जब तक ये संक्रमण से नहीं बच सकते। IBC 24 भी इस बात की अपील करता है कि जो शासन की गाइडलाइन है उसका पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ में जिस तरीके से अनावश्यक सड़कों पे ना घूमें। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये जो अभी आज जो आंकड़े आए हैं वो निश्चित तौर पे चौंकाने वाले ही नहीं, डराने वाले हैं तहसीन। और ये जो आंकड़े हैं, अगर इसको देखकर भी अगर छत्तीसगढ़ की जनता अभी नहीं चेती तो हो सकता है आगे की स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो। इसलिए अपील करते हैं हम कि खुद को बचाइए, औरों को भी बचाइए। नमस्कार। दुर्ग में कल से 9 दिन का टोटल लॉकडाउन लगने जा रहा है। इस दौरान बेवजह घूमने वालों के खिलाफ सीधी कार्रवाई करते हुए FIR की जाएगी। तो वहीं लॉकडाउन की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ तालाबंदी की कार्रवाई का आदेश दे दिया गया है। नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ग्रामीण इलाकों के बाजार में गाइडलाइन का पालन कराएगी। ग्रामीण इलाकों के लिए शहर से जो सड़कें जाती हैं उन पर बैरिकेडिंग की जा रही है। सड़कों पर बेवजह आवाजाही प्रतिबंधित होगी। दरअसल राज्य में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें दुर्ग लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन में कम्युनिटी स्प्रेडिंग का खतरा लगातार बना हुआ है। जिले में अब तक संक्रमितों का आंकड़ा 15,000 के लगभग पहुंच चुका है। तो वहीं सिर्फ दुर्ग जिले में ही एक महीने में 100 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। 7 दिन किसी भी व्यक्ति को अनऑथराइज्ड जिले में एंट्री नहीं रहेगी, एक्सेप्ट जो कमर्शियल और जो इंटरस्टेट जो मूवमेंट है, जो जिसका हॉल्ट जिले में नहीं होगा, ऐसे लोगों को ही मूवमेंट का अलाउ रहेगा। बाकी बाहर राज्य से या फिर बाहर जिले से कोई भी व्यक्ति अपने जिले के सीमा में विदाउट परमिशन एंट्री नहीं कर सके।
प्रदेश भर में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। बढ़ते मामलों के साथ साथ टेस्टिंग की भी रफ्तार बढ़ रही है। इन दिनों हर टेस्टिंग सेंटर पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस दौरान भारी भीड़ के साथ अव्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही हैं। कहीं प्रॉपर गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है तो कहीं पर टेस्टिंग किट ही खत्म हो रही है। रायपुर में कोरोना संक्रमण के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार लोगों से ज्यादा जांच कराने की अपील कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ रायपुर के कई टेस्टिंग सेंटर में कोविड जांच के लिए एंटीजन किट और आरटीपीसीआर किट की कमी है। इससे जांच प्रभावित हो रही है। रायपुर में कोविड टेस्टिंग किट की कमी को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल का कहना है कि रायपुर में लक्ष्य से दुगुने टेस्ट हो रहे हैं, इसलिए कुछ स्थानों पर कुछ घंटे के लिए किट की शॉर्टेज हो जाती है, लेकिन कमी नहीं है। जरूरत पड़ने पर तुरंत छत्तीसगढ़ मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन से आपूर्ति हो रही है। देखिए, हमको जितना टारगेट मिला है उससे हम लगभग डबल कर रहे हैं सैंपल, तो कुछ समय के लिए शॉर्टेज हो जाती है क्योंकि टारगेट के अनुसार हमें सामान मिलता है, लेकिन हम ज़्यादा यूज़ कर दे रहे हैं उसको। लेकिन जब भी मांगा जाता है तो हमें आसानी से किट मिल जाती है CGMSC से, तो कमी कहीं नहीं है। कुछ समय के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए, जब तक वो सामान वहाँ पहुँचा नहीं रहता तब वो कमी लगने लगती है, लेकिन स्टोर में कमी बिल्कुल नहीं है अभी। कोरोना संक्रमण की चपेट में रायपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय भी आ चुका है। यहां काम करने वाले 3 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद 3 अलग अलग कमरों को सील कर दिया गया। इस घटना के बाद कलेक्ट्रेट पे काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी डरे हुए हैं। वो भी मंत्रालय की तर्ज पर 50% उपस्थिति के साथ कर्मचारियों को बुलाने की मांग कर रहे हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच बिलासपुर में भी धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन इसको लागू करने में प्रशासन की ओर से लगातार उदासीन रवैया देखने को मिल रहा है, जिसका नतीजा है कि बाजारों और सड़कों पर लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। प्रशासन के इस झुलमुल रवैये की वजह से हर दिन शहर में संक्रमितों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। पिछले 4 दिनों में मास्क नहीं पहनने वाले लगभग 600 लोगों पे पुलिस ने कार्रवाई करी है। स्थिति खराब होती है तो हम लोग को कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे तो वो भी लेंगे, और उसके अलावा जो ऑलरेडी जो ऑर्डर्स हैं उनको इन्फोर्स कराने की दिशा में और कड़ी कार्रवाई करेंगे। रायसेन जिले के बाड़ी जनपद पंचायत के सोजनी गांव में शौचालय निर्माण के नाम पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। भ्रष्टाचार के आरोप रोजगार सहायक ब्रिजेश रघुवंशी पर लगे हैं। दरअसल गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 85 शौचालय बनाए गए थे, जो पंचायत ने नहीं बल्कि खुद हितग्राहियों ने बनाए थे। आरोप है कि रोजगार सहायक ब्रिजेश रघुवंशी इन शौचालयों को नया बताकर फोटो अपलोड कर रहा है और हितग्राहियों को राशि दिलाने के नाम पर पैसा मांग रहा है। गांव के उप सरपंच समेत कई ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जनपद पंचायत के सीओ से की, जिस पर उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। इधर आरोपी रोजगार सहायकों ने आरोपों को गलत बताया और कहा है कि शिकायत करने वाले खुद उस पर गलत काम कराने का दबाव बना रहे हैं। पैसों मांग कर रहा है। कौन कर रहा है? सचिव पैसे की मांग कर रहा है। हाँ, 10,000 निजी बनाई हमसे, जब बोली भाई तुम बना दे, पैसे दो दें, तो अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। और आपने जब उनसे कहा होगा तो क्या कहना है उनका? 6,000 दो हमें जब दें। शौचालय का ये मामला चल रहा है। पात्र हितग्राहियों के नाम तो जोड़ दिए गए हैं, परंतु उन्होंने निजी शौचालय बनवा लिए हैं। उनकी फोटो खींच लेते हैं, जियो टैग करके बस 2-2, 3-3, 4-4 हजार रुपए की मांग करते हैं। 4,000 रुपए आप दो, परसों नरसों दिन भुगतान हो जाएगा। शौचालय में कोई भी काम नहीं हुआ है। अलजी नाम जोड़े गए हैं, ठीक है, पात्रता रखते हैं वो लोग, लेकिन उन्हें लाभ नहीं दिया जा रहा है। पैसों की मांग की जा रही है। 6-6 हजार रुपए GRS मांग रहा है। पुराने जो बने हैं शौचालय उनकी फोटो खींच रहा है, अपलोड कर रहा है। ऐसा कोई घपला घोटाला हमारे द्वारा नहीं किया गया, ना ही ग्राम पंचायत में कोई मतलब ऐसा गड़बड़ झाला है, कुछ भी नहीं है। ऐसी बात है तो वो गलत है। मैं उसके एक जांच दल बना करके मैं जांच कराऊंगा, जो सही है उसके ऊपर अगर गलत काम किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई की।